अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात शांगला की, जहां पहाड़ों पर लगी आग से 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए, जबकि बुनेर के जंगलात में लगी आग पर 1 हफ्ते बाद भी काबू पाया ना जा सका। शांगला में पहाड़ों पर लगी आग से 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। बुनेर के जंगलात में लगी आग पर 1 हफ्ते के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है और बुनेर के जंगल में लगी आग 1 हफ्ते के बाद भी बेकाबू है। शहाबुद्दीन से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। बताइए शहाब। राबता करने की कोशिश करते हैं। आपको ये बताएं कि शांगला के पहाड़ों पर लगी आग से 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं और बुनेर के जंगलात में लगी आग पर 1 हफ्ते के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। शांगला की तहसील है चकेसर, यहाँ पर पहाड़ी में आग लग गई और ये अफसोसनाक इत्तलात सामने आ रही हैं कि आग लगने से 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। बुनेर से भी ये इत्तलात आ रही हैं कि जंगलात में लगी आग पर 1 हफ्ते के बाद भी अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये आग अब तक बेकाबू है। शांगला की पहाड़ियों में आग लगी। अफसोसनाक इत्तलात हैं कि 4 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। शहाबुद्दीन, बताइए इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, तहसील चकेसर की बालाई पहाड़ी चोटी है जिसका नाम है अलीजान सर, और पुलिस जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात जो आग लगी थी तो उसने करीबी आबादी को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और एक घर इसकी जद में आ गया है, जिसके नतीजे में मोहम्मद ताहिर की अहलिया और उसके 3 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इस वक्त भी मुसलसल आग तेजी से फैल रही है। और डीएसपी जहांगीर का ये कहना है कि पुलिस भी पहुंच गई है, मुकामी अफराद भी है, रेस्क्यू के एहलकार भी है और आग बुझाने में वो मसरूफ है। जो लाशें हैं वो ताकोट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी है। जी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया शहाबुद्दीन। शांगला और बुनेर में तो आग बेकाबू, लेकिन कराची में जेल चुरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर 4 रोज बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल 24 घंटे जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त उसी डिपार्टमेंटल स्टोर की बैक साइड पर मौजूद हूँ। आग पर तो काबू पा लिया गया है इस तरफ और यहाँ पर धुआं भी नहीं निकल रहा। मैं कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ चले और दिखाए कि ये वो जगह है जहाँ पर आग लगी थी और दीवारों को तोड़ा गया है और इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी ये दीवारें जो है तोड़कर जो है यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन किया गया है। अगर कहूँगा थोड़ा सा और आगे चले तो ये दिखाएं कि ये वो बेसमेंट है जहाँ पर आग लगी हुई थी। अब फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और अब कूलिंग का अमल चल रहा है और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त सामान को भी तकरीबन यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है और यहाँ से ना धुआं उठ रहा है और ना ही भपका उठ रहा है। और ये दीवार जो थी इसके ज़रिए जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया था। इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि बिल्डिंग मखदूश हो चुकी है। किसी वक्त भी कोई जो है नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पर जो नकलो हरकत है उसको महदूद किया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है और जो फायर हुकाम है वो कहते हैं कि कम से कम भी अभी 1 दिन और लगेगा जिसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करा दिया जा सकेगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में जेल चुरंगी के करीब वाक़ई इमारत में आग बेसमेंट में जखीरा की गए कुकिंग ऑयल की वजह से बार बार भड़कती रही। तेल की वजह से आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा हुई कि इसने कंक्रीट से बनी छत भी फाड़ दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजार में जंस लाने वाले को रोज़ी मिलती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ को लानत। जेल चुरंगी की इमारत में लगी आग की शिद्दत की वजह और काबू पाने में ताख़ीर का सबब भी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी बनी है। बेसमेंट के जिस हिस्से में आग 4 दिन तक बुझ बुझ कर भड़कती रही, वहाँ तेज़ी से महंगे होने वाले कुकिंग ऑयल की टनों की मिक़दार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी। आग लगने के बाद सुपर स्टोर के मालिक को सबसे पहली फ़िक्र अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लगी थी। बेसमेंट में जिस जगह यह तेल ज़ख़ीरा किया गया था उस जगह छत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। आग की हिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंक्रीट से बनी छत में दरारें पड़ चुकी हैं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन कहते हैं, गैर कानूनी गोदाम में तेल की वजह से आग बुझाने में मुश्किल हुई। इसमें तो वेयर हाउस में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, आज सुबह तक भी वहाँ पे आपको पता है ना कि पॉकेट्स हैं अभी भी बेसमेंट में जहाँ आग लगी हुई है सुबह तक की। इसका रीज़न ये है कि जो ऑयल उसने रखा हुआ था उसकी वजह से गैस वाला उसके ऊपर फायर तो हो गई है उनको। फायर ब्रिगेड ने छत में सुराख करके पानी डाला और आग ठंडी करने की कोशिश की।
लेकिन 4 दिन बाद भी छत के जॉइंट से धुआं उठता रहा। आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि बेसमेंट का दर्जा हरारत 1000 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। 1 मिलियन गैलन से ज़्यादा कल रात तक पानी इस्तेमाल हो चुका है इसको बुझाने के लिए। फोम अलग है, लेकिन कह रहे हैं कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर टेम्परेचर और आउटर लिमिट्स पे 385 तो मैंने खुद देखा था जिससे आज हुई हुआ था, जो मीटर्स हमारे पास थे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का मजीद कहना था, शहर में आए दिन आग लगने के वाक़यात होते हैं। अगर कोई इंश्योरेंस की रकम हथियाने के लिए ऐसा करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। लाहौर से भी ऐसी ही खबर है, जहां चिल्ड्रन अस्पताल की तीसरी मंजिल पर 7 घंटे आग लगी रही। करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात जल गईं, ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। चिल्ड्रन अस्पताल की मरकजी फार्मेसी जल गई। करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात जलकर राख हुई और मेजर सर्जरीज रोक दी गईं। ओपीडी की तीसरी मंजिल पर सुबह 5 बजे आग भड़की और देखते ही देखते इतनी शिद्दत इख्तियार की कि शोलों ने पूरी फार्मेसी को लपेट में ले लिया। इब्तदाई वजह डीप फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। हमारे जो इधर डीप फ्रीजर वगैरह पड़े हुए थे जिनमें मेडिसिन होती है, वहाँ से कोई शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, ये हमारी एक थ्योरी है। और हमने अभी एक टीम जो है ना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है अंडर द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर। अद्वियात का बड़ा स्टॉक जलने से इलाज मुआवजे की सहूलियात मुतासिर हुई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस लिया और हिदायत पर ख्वाजा सलमान रफीक जाए हादसा पर पहुंचे। मरीजों के लिए हंगामी बुनियादों पर दीगर अस्पतालों से अद्वियात मंगवाई गयी। बाकी अस्पतालों के फार्मासिस्ट भी हमने यहाँ पे बुला लिए हैं और वो यहाँ पे बुला के मेडिसिन का जायजा ले लेंगे। जो मेडिसिन मजीद चाहिए होगी बाकी अस्पतालों से उनको बोरो मिल जाएगी और बाकी हम फिर प्रोक्योरमेंट के जरिए पूरा कर लेंगे। रेस्क्यू की 20 फायर व्हीकल्स और 60 रेस्क्यूअर्स ने 7 घंटे बाद आग पर काबू पाया। ये ऑपरेशन अब इस वक्त तक हम फायर को कंट्रोल कर चुके हैं। चूँकि काफ़ी बड़ा एरिया था और काफ़ी ज़्यादा स्टैकिंग थी एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए डिफ़िकल्टी आई और एक चैलेंज था ऑपरेशन के अंदर। बट अल्लाह का शुक्र है कि वी बीन एबल टू कंट्रोल द फायर। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि ओपीडी समेत दीगर सर्विसेज की बहाली में कुछ वक्त लगेगा। साथ ही रिपोर्टर दानिया उमर, अंस जफर और कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। बिजली बहरान पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। शहबाज शरीफ वुज़रा और अफसरान पर बरस पड़े। तमाम वजाहतें मुस्तरद कर दी। बिजली की दिन और रात में 2 घंटे से ज़्यादा बंदिश नाकाबिले कबूल करार दे दी। कहा कुछ भी करके अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। उस्मान खान की रिपोर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए दिन रात एक करने का हुक्म दे दिया। वुज़रा और अफसरान पर 2 टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि अवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। लोड शेडिंग में इजाफे पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा, मुझे वजाहतें नहीं चाहिए, अवाम को मुश्किल से निकालें। पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। अवाम को सुकून देने तक किसी वजीर और अफसर को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। शहबाज शरीफ का कहना था, इन्हें वजाहतें नहीं रिजल्ट चाहिए। लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल कबूल है, ना ही इस पर कोई समझौता होगा। वुज़रा और अफसर दिन रात एक करके बिजली बहरान पर काबू पाएं, कारोबार और अवाम की सांसें बहाल करें। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 19,135 जबकि तलब 26,000 मेगावाट है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। पावर डिवीजन के मुताबिक ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 19,135 जबकि तलब 26,000 मेगावाट है और इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में ये सूरत हाल है कि 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में भी 8 घंटे लोड शेडिंग जारी है। और चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर इत्तेहादियों में डेडलॉक बरकरार है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम फाइनल ना हो सका, मजीद नाम सामने आ गए हैं। डेडलॉक के बायस वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात भी नहीं हो सकी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने किसी भी साबिक ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म ने डेडलॉक के खात्मे के लिए इत्तेहादियों से मुलाकात करने का फैसला किया है। वो इत्तेहादियों से आफ्ताब सुल्तान, इखलाक तारड़ और जहांजेब खान के नामों पर भी मुशावरत करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह का ओहदा 2 जून से खाली है। डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह कायम मकाम चेयरमैन के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुश्किलात में इजाफा। गुजरांवाला की अदालत ने बगावत के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी। लीगी एमपीए इमरान खान भी शामिल। 20 जून को गवाहों को तलब कर लिया गया। इंतशार अंगेज तकरीर केस में लाहौर की अदालत ने भी कैप्टन सफदर को चार्जशीट कर दिया। एक दिन 2 फर्द जुर्म, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुश्किलात में इजाफा। गुजरांवाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने बगावत के मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और लीगी एमपीए इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शहादत और इस्तिगासा के गवाहों को 20 जून को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अवाम को साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदालत जाने का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने किसी पे कोई मुकदमा नहीं बनाया। मुकदमा बनना चाहिए था इमरान खान पे। पेशावर में इमरान खान ने फ़ौज को भी टारगेट किया और रियासत के टूटने का अंदिया दिया। और ये अब हर मुहिब्बे वतन का काम है कि इमरान खान के खिलाफ किसी न किसी अदालत में जाएं। लाहौर की अदालत ने इंतशार अंगेज तकरीर के मुकदमे में भी फर्द जुर्म आयद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 10 जून को गवाहों को तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज था। अब आपको ये बताएं कि एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी की इस्तदा कर दी गई। अदालत ने सलमान शहबाज समेत 3 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने यह कहा कि सरकारी मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकता। एहतसाब अदालत शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त। सलमान शहबाज के 11 जून के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी, जबकि हमजा शहबाज के वकील ने कहा चालान जमा हो चुका है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। एफआईए की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ समेत तमाम मुलजिमान की गिरफ्तारी चाहिए। अदालत ने इसमें यह कहा कि अब भी आपको मुलजिमान की गिरफ्तारी मतलूब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इस्तदा। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया है कि सरकारी मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकता, जबकि हमजा शहबाज के वकील ने यह कहा कि चालान जमा हो चुका है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह किया गया। अब आईनी प्रोसेस पर हमला किया जा रहा है। इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया है। इख्तिदार का इतना ही शौक है तो पेशावर छोड़ो, इस्लामाबाद आकर लड़ो। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में वापस आने को बेताब है, मगर इमरान की जिद आड़े आई हुई है। ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए, मुश्किलात क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान कई दहाइयां जो है इन मुश्किलात से रिकवर न करती। अब अदारों के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान के आईनी प्रोसेस के ऊपर हमला हो रहा है। ये पहली मर्तबा है कि उनके ऊपर, उन अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये एक साजिश है। आज वो शख्स हुक्मरान कहता था घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ, घोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ। आज भी वो सरकारी खर्चे पे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें पल्ले खा रहा है। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है और तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो लड़ाई लड़ो ना, जाके इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए, वो बेताब हैं कि वो वापस असेंबली में आए। मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की साजिश हो रही है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने खबरदार कर दिया। बोले पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है, कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। प्लान्स हैं ही हैं कि हमें इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार किया जाए, हमें पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार किया जाए, इस मुल्क में अनारकी पैदा की जाए, इस मुल्क में खाना जंगी की फ़िज़ा पैदा की जाए। अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें तो फिर हमें जिस तरह यूक्रेन के साथ किया गया था या जो डील उससे की थी वो डील हमारे साथ करनी है। पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना, अल्लाह ना करे हम सब के मुँह में खाक जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान ज़रूर है हमारे खिलाफ। नून लीग के सूबाई वजीर अता तारण ने सरकारी अखराजात में कमी का ऐलान कर दिया। पीटीआई चेयरमैन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा इमरान खान पेशावर में छुपकर बैठा है, सरकारी खर्चे पर पल रहा है। डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए और वहां जाकर पनाह ले ली। आज भी इमरान नियाजी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। ये इक़्तिदार से निकला, इसकी वो हालत हो गई है जो मछली की हालत होती है पानी से निकलकर।
ये तड़प रहा है। पहले इसने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश, फिर अमर बिल मारूफ, और उसके बाद इसने कहा कि मुझे निकाला है, मेरे बगैर ये मुल्क खुदा ना खास्ता 3 टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे मुंह में खाक। मुल्क तोड़ने की बातें करते हो। इस मुल्क के एटमी असासों के लिए जान भी कुर्बान है। तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं। पंजाब काबीना के तमाम वुज़रा ने, कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वुज़रा अपने जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी जाती जेब से होगा। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है। खुद ही इश्तिहार दिया, खुद ही उम्मीदवार बने और खुद ही तैनात हो गए। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर डॉक्टर एजाज मुनीर की तकर्री की अनोखी कहानी क्या है, ये जानते हैं। समा के नुमाइंदे दानिश मुनीर हमारे साथ हैं। दानिश, खुद ही इश्तिहार दिया, खुद ही उम्मीदवार थे, खुद ही तैनात हो गए, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी थे, साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन डॉक्टर एजाज मुनीर थे, जिनकी ज़ेरे तसल्लुत जो है वो रेक्टर पब्लिक स्कूल एंड नेशनल पॉलिसी के रेक्टर का इंतखाब होना था। इनकी जानिब से सरकारी इदारे की जानिब से इनको बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया कि हमें रेक्टर की ज़रूरत है, जिसका तकर्रुर किया जाए, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पर डॉक्टर एजाज मुनीर की जानिब से इश्तिहार दिया गया और सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो उम्मीदवार थे, सिविल सर्वेंट जो थे, जिनकी उम्र जो है वो 60 साल के करीब हो सकती थी, वो जो ग्रेड बी से रिटायर भी थे और मौजूदा सर्विस भी कर चुके थे, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे, जिसपे डॉक्टर एजाज मुनीर ने खुद भी इसमें उम्मीदवार बने और खुद सिलेक्शन बोर्ड जो है वो बनाया गया और इसमें अपनी तैनाती करवाई गई। इस खबर पर मौजूदा सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इनामुल्लाह खान से भी रब्ता किया गया, लेकिन इससे कोई वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मामला बताने के लिए आपका शुक्रिया दानिश मुनीर। शुगर बिजनेस के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। लाहौर की खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 11 जून तक मुलतवी। और शांगला में तहसील चकेसर के मुकाम पर पहाड़ी में आग लग गई। मां और 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। दुनिया भर में रोज बरोज पेट्रोल महंगा हो रहा है। इस वक्त किस मुल्क में पेट्रोल किस कीमत में मिल रहा है, आपको बताते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात, जहां से लाखों बैरल यौमिया तेल निकलता है, वहां भी जनवरी से अब तक पेट्रोल 56% महंगा हो चुका है। दुबई समेत अरब अमारात में पेट्रोल की कीमत 221 रुपए लीटर है। भारत में 1 लीटर पेट्रोल 264 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीन में 285 और अमेरिका में 248 रुपए लीटर कीमत है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में पेट्रोल 397 रुपए और बर्तानिया में 423 रुपए लीटर मिलता है। दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त हांगकांग में है, जहां इसकी कीमत 564 रुपए फी लीटर है। कुछ ममालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से भी सस्ता है, जैसे कि बांग्लादेश। बांग्लादेश में 196 रुपए, अफगानिस्तान में 172, सऊदी अरब में 122 और कतर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए है। इराक में पेट्रोल 101 रुपए, जबकि जंग से तबाहल शाम में 63 रुपए फी लीटर मिलता है। 2 ममालिक ऐसे हैं जहां पेट्रोल हैरत अंगेज तौर पर सस्ता है। ईरान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 10 रुपए, जबकि वेनेजुएला में 5.5 रुपए है। ये दोनों मुल्क तेल और गैस के ज़खायर रखते हैं, ताहम इनकी मईशत भी तबाहली का शिकार है। महंगाई सारी दुनिया में है। आलमी मालियाती फंड पहले ही खबरदार कर चुका था। अफराते ज़र की मुतवक्के शरह औसतन 7.4% तक बढ़ सकती है। साल 2022 महंगा रहेगा, सारी दुनिया में अफराते ज़र रहेगा। आलमी मालियाती फंड ने खदशा जाहिर कर दिया था। तरक्की पजीर मुल्कों में अफराते ज़र बिगड़ने की पेशगोई कर दी थी। कीमतें 8.7% तक बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया था। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शरह 5.7% तक जा सकती है। आलमी डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा ने जो नक्शा जारी किया है वो बताता है कि मरून रंग वाले मुल्कों में अफराते ज़र की शरह 50% से ज़ायद हो सकती है। इन मुल्कों में तुर्की, अफगानिस्तान, यमन, सूडान, जिम्बाब्वे और अर्जेंटीना शामिल है। सुर्ख रंग निशानदेही करता है उन मुल्कों की जहां महंगाई 20 से 49.9% तक जा सकती है। इन मुल्कों में रूस नुमाया है,
और गुलाबी रंग 10 से 19.9% शरह अफरात दर को वादे कर रहा है। इन मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है जो निस्बतन कम महंगाई की जद में नजर आ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो 5 से 9.9% शरह महंगाई का सामना कर सकते हैं। और आसमानी रंग 5% या इससे कम अफरात दर को नुमाया कर रहा है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन शामिल हैं। हमें याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, इमरान खान और उनकी टीम पेट्रोल महंगा करने से मुतालिक माजी में क्या कहा करती थी, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हमें याद है जरा जरा, ये जो हुआ है ये तो होगा, वो पहले ही कहा करते थे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ याद है जरा जरा, वो जो तरह तरह की तावीलें बताया करते थे। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए। हल नहीं है और कोई, बस इतना ही कह जाते थे। जब ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जी वो हो बड़ा महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल, मुझे जरा ये बताएं कि वो उनके पास इसका क्या हाल है। हाँ याद है जरा जरा, उनके साथी तो 2 साल पहले कौम का जहन बनाते थे। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट में पत्थर बांध लेंगे। ये भी याद है जरा जरा, मुआहिदा जो खुलकर बताते थे। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है। पेट्रोल दुनिया जहान से इंपोर्ट होता है, तो भाई जितने का आएगा वैसे ही आगे जाएगा। वो जो माजी में सब बताए बैठे हैं, हमें याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। घबराना नहीं आपने। ये सब तो हमारे सामने है, लेकिन वो कौन है? जी हाँ, वो कौन है जिसका सोशल मीडिया पर इतना शोर है? शाहीन मशाल अपनी इस रिपोर्ट में मुल्की हालात के तनाजुर में आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कौन है वो जिसका सोशल मीडिया पर इतना चर्चा है। वो कौन है जो कहता था IMF से कर्जा लेना पड़ा तो खुदकुशी कर लूं? वो कौन है जिसको आरफ अलवी ने फोन करके सरकारी टीवी पर धावा बोलने की मुबारकबाद दी? भाई साहब, मेरी एक दरखास्त थी, ये PTV के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा। वो कौन है जो अदारों के आईनी किरदार पर सवाल उठाकर इंतशार फैलाता है? इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। वो कौन है जिसने पूरी कौम को तब्दीली के नाम पर वसीम अकरम प्लस दिया? वो कौन है जो कश्मीर पर कब्जे करने वाले मोदी की जीत के लिए दुआ गो रहा? वो कौन है जिसने चीनी आटा माफिया के सामने घुटने टेक दिए? वो कौन है जो अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल कर कहता था सुकून सिर्फ कब्र में है? जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है, सिर्फ कब्र में ही होती है, सिर्फ कब्र में ही होती है। वो कौन है जो मुल्क के संगीन मुआशी मसाइल का हल कट्टे और मुर्गियों में ढूंढता रहा? जो बछड़ा होता है, जिसको कटा कहते हैं, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। वो कौन है जो मैच हारने पर विकेटें उठाकर पिच उखाड़ कर भाग गया? वो कौन है जो NRO नहीं दूंगा का शोर मचाता है और चुपके से NRO के लिए हाथ फैलाता है? खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैसा करा दें आपके साथ। अभी पॉसिबल है ना, अभी पॉसिबल है ना, अभी पॉसिबल है ना। वो कौन है जिसके अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को जेल के अंदर कराने पर बजिद है? वो कौन है जो आजादी के नाम पर फराह गोगी जैसे करप्ट अनासर का दिफा करता है? फराह का क्या कसूर है? बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। और वो कौन है जो साइकिल का नारा लगाता था और हेलीकॉप्टर पर दफ्तर जाता था? PTI रहनुमा फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे। उसको इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी को मुल्क की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ लिंक किया गया था। जब आपकी मईशत मजबूत होगी, जब आपके पास इतनी आमदन होगी
कि आपको कर्जे लेने नहीं पड़ेंगे, आपकी इंडस्ट्री चल रही होगी, आपकी एक्सपोर्ट चल रही होगी, आपकी ज़राअत चल रही होगी, तो उससे आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये हुकूमत, इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। इन्होंने रशिया का ऑप्शन ज़ाया किया है। जो रशिया से हमें सस्ता तेल मिलना था वो ऑप्शन इन्होंने ज़ाया किया है। भारत सस्ता तेल ले रहा है, वो अमेरिका को उनके मुंह पे वज़ीर ख़ारजा को उसने कहा कि हमने अपने मुफाद को देखना है, हमारा मुफाद ये है कि हमें रशिया से सस्ता तेल मिलता है। उन्होंने 34 मिलियन बैरल यानी 3 करोड़ 40 लाख बैरल तेल जो है वो रहनुमा फारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुकला और अदालती अमले की लड़ाई में साइलिन रुल गए। बुकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे आज फिर बंद कर दिए, जिसके बायस अदालती उमूर मुअत्तल हैं। बुध को कराची के सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से चौकीदार पर तशद्दुद और जजेस के दरवाजे बंद करने पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद अदालती अमले ने हड़ताल की और अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। आज तीसरे रोज़ भी सिटी कोर्ट में कशीदगी बरकरार है। वकला ने एहतजाजन अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए। अदालती अमले और साइलिन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ऐसे में साइलिन वापस लौट रहे हैं। पुलिस की इजाफी नफरी सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर तैनात है। लाहौर में हीट वेव का नया स्पेल कल से शुरू होगा। शहर में 22 जून तक शदीद गर्मी रहेगी। मानसून की बारिशों का आगाज जुलाई के पहले हफ्ते से होगा। इस हवाले से तफसीलात हासिल करते हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता से। जी आयशा। अच्छा, बिल्कुल, लाहौर में हीट वेव का नया स्पेल कल से शुरू होगा। 22 जून तक शहर में शदीद गर्मी रहेगी, ये कहना है महकमा मौसमियात का। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो इन दिनों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि मानसून की बारिशों का आगाज़ जो है, अगर स्पेसिफिकली लाहौर की बात की जाए तो 2 जुलाई से जो है वो शुरू होगा, यानी जुलाई के पहले हफ्ते से बारिशें जो है वो शुरू हो जाएंगी। और इनका ये भी कहना है कि मामूल से ज़्यादा जो है वो ये बारिशें होंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और साथ ही साथ दर्जा हरारत में भी कमी आएगी। और इसके साथ साथ अगर फसलों की बात की जाए तो इस दौरान गंदम और चावल की फसल जो है वो उगाई जाती है, जिसके लिए पानी जो होता है वो ज़रूरी ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनको जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह से अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत की, तो आज भी ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और इस चिलचिलाती धूप, शदीद गर्मी और पसीने में वर्किंग वुमेन के लिए अच्छा दिखना एक इम्तिहान बन गया है। लाहौर से नवीन अली बता रही हैं कि मेकअप आर्टिस्ट ने खवातीन की इस परेशानी को कौन सी बेस लगाकर ख़त्म किया है। मौसम चाहे कोई भी हो, खवातीन और मेकअप का चोली दामन का साथ है। होश उड़ा देने वाली गर्मी में वर्किंग लेडीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अच्छा दिखना। इसलिए वो पहुंच गयी सैलून्स। खुद से किया हुआ मेकअप तेज धूप में साथ नहीं देता, इसलिए सैलून्स पर ये खवातीन कैजुअल लुक के लिए पहुंच गयी। मेकअप आर्टिस्टों का कहना है कि गर्मियों में चेहरे पर बोझ नहीं डालना चाहिए। आजकल मेकअप वैसे ही नो मेकअप लुक चल रही है। आप लाइट सा फाउंडेशन लगा के, ब्लश ऑन लिपस्टिक लगा के आप अपने काम पे जा सकते हैं। सन ब्लॉक लगाकर हम एक तो सनबर्न होने से बचा सकते हैं, दूसरा हम मेकअप को सेट अच्छी तरह से कर सकते हैं। लाइट पाउडरी बेस, हल्की सी लाली, आंखों का हल्का गहरा शेड और न्यूड लिपस्टिक के इस आसान फॉर्मूले से खवातीन ऑफिस के लिए हो गई तैयार। गर्मियों के मौसम में बनता तो यही है कि मेकअप हो तो ऐसा जो ना खुद खराब हो और ना ही चेहरा खराब करे। तपती धूप में भी ये इंतहाई फ्रेश लगे। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ नवीन अली, समा, लाहौर।